27 ईयर्स जो है मैंने एम्स में सर्विस की है। क्या बात है। और आई एम ग्रेटफुल टू द गॉड एक्चुअली ही हैज़ गिवन मैंने अपॉर्चुनिटी कि टू टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर एम्स। जी और इट इज़ आल्सो वेरी चैलेंजिंग। जी मेरा मिशन ये है कि मैं एम्स जम्मू को एक इंटरनेशनल लेवल का जो है इंस्टीट्यूशन बनाएं। ओके जी सेकंड चीज़ जो मेरी टॉप प्रायोरिटी में है फॉर एस्टेब्लिशिंग ए स्किल डेवलपमेंट सेंटर। अब आज की डेट में 2700 वर्कर्स आर वर्किंग 24/7। जो एमडी हैं आलू वालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के, उनको दिल्ली से मैंने बुलाया यहाँ पर जी और उन्होंने उनकी बोला कि भाई 27 से काम नहीं चलेगा, आपको 4000 वर्कर्स जो हैं लगाने पड़ेंगे। अभी मैंने रिवाइज उनको जो टारगेट डेट दिया है फॉर कमीशनिंग ऑफ हॉस्पिटल, दैट इज़ ए दिसंबर 2022। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं अमर चौहान। एम्स ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे भारत में अपना योगदान दे रही है और जम्मू में फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी नींव सांबा डिस्ट्रिक्ट के विजयपुर शहर में रखी थी और जिसके लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे। काफ़ी मुश्किलों के बाद फाइनली जम्मू वालों को एम्स मिल चुका है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एम्स जम्मू डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता, जो पहले एम्स दिल्ली में मेडिकल सुपरिटेंडेंट रह चुके थे। डॉक्टर गुप्ता के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर्स में से डॉक्टर गुप्ता पहले भारतीय हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से भी हाल ही में गणतंत्रता दिवस पर इन्हें मेरिटोरियस पब्लिक सर्विसेज के लिए स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी सर, एम्स दिल्ली से एम्स जम्मू तक का सफ़र पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा? हाँ, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो, क्योंकि मैं तो एक गांव से आया हूँ। जी आई बिलोंग टू ए विलेज विच इज़ ओनली 3 किलोमीटर फ्रॉम एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, जी जी मेंडर। और उसमें एक विलेज है, उसका नाम है अड़िए। आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम बिलोंग टू दैट एरिया। मेरी 5th तक एजुकेशन जो है वो जम्मू मेंडर में हुई है। जी जी फिर 65 में हम जम्मू आ गए, तो उसके बाद जो है फिर 74 में मैं जम्मू मेडिकल कॉलेज से ही मैंने MBBS की थी। जी फिर MD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में की थी 89 में। जी और लकली मुझे एक मौका मिला जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी काम करने के लिए, तो मैं 5 साल वहाँ रहा एज ए डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। और ये कर्नल चोपड़ा नर्सिंग होम मैंने स्टार्ट किया था तब। जी फिर मेरी सिलेक्शन ऑल इंडिया शूट में हो गई 1993 में। सो 27 ईयर्स जो है मैंने एम्स में सर्विस की है। क्या बात है। और आई एम ग्रेटफुल टू द गॉड एक्चुअली ही हैज़ गिवन मैंने अपॉर्चुनिटी कि टू टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर एम्स। जी और इट इज़ आल्सो वेरी चैलेंजिंग। सबसे बिगेस्ट चैलेंज है कि इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड ज़ीरो। बिल्कुल। और उसमें एक सेटिस्फेक्शन भी है कि भाई अगर आप कुछ नया सिस्टम डेवलप करना चाहते हो, एक गुड इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हो, तो आप उसका एक सिस्टम डेवलप कर सकते हो एक्चुअली। जी सो इसलिए जो है वो वैसे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि 27 साल दिल्ली में रहने के बाद आप वापस जम्मू में आओ। जी बट मैंने सोचा एक भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी है अपने लोगों को सर्व करने के लिए, क्योंकि मैंने एक ऑब्ज़र्व किया कि हमारे जम्मू में एक अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है एक्चुअली। जी मेडिकल कॉलेज है, बट यह है कि वो लोड इतना है कि दे आर नॉट एबल टू डू जस्टिस एक्चुअली। और एम्स का वर्किंग कल्चर इज़ टोटली डिफरेंट एक्चुअली। ओके हम वहाँ पर जो है एक तो हमारा वी डोंट वर्क बाई क्लॉक, वी प्रोज्यूम कि 24/7 वी हैव टू वर्क। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच जो है हमारा सबको जो एक मिशनरी झील होता है वो करते हैं। क्योंकि दूसरा क्या होता है कि हमारे प्रैक्टिस अलाउड नहीं होती है। तो हमारी टीचिंग भी जो है सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है और इवनिंग में जो है वो 6-7 बजे तक चलती रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो हमारा मेन फोकस जिसको हम बोलते हैं ट्रिनिटी ऑफ मिशन, जी फर्स्ट जो होता है दैट इज़ ए टीचिंग, ये एजुकेशन यू कैन से। ओके सेकंड हमारा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रिसर्च, और थर्ड होता है पेशेंट केयर। ओके लेकिन रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए आपको पेशेंट केयर चाहिए। तो इसलिए ये तीनों जो का जो एक मिशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिव फॉर एनी इंस्टीट्यूशन एक्टिव। और हमारा बहुत थ्रस्ट रहता है ट्रेनिंग और रिसर्च के ऊपर एक्चुअली। जी जी सो मेरा जो एम रहेगा एक्चुअली
to create an environment so that people can do research. The training component should be very strong because training सिर्फ एम्स के डॉक्टरों के लिए नहीं होगी. जी. मैं तो देख रहा हूँ कि ट्रेनिंग फॉर होल JNK स्टेट, इवन ले स्टेट के लिए भी जो है आई एम लुकिंग फॉर दैट एक्ल आल्सो, एंड द ट्रेनिंग फॉर पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो. जी. मेरा मिशन ये है कि मैं एम्स जम्मू को एक इंटरनेशनल लेवल का जो है इंस्टीट्यूशन बनाएं. ओके. हमारे जो है अभी से हमने यूजुअली क्या होता है कि जब इंस्टीट्यूट बॉडी मीटिंग होती है जी. उसमें 2 ही एजेंडा होते हैं. जो फर्स्ट मीटिंग होती है किसी भी जो वाइस हमारे एम्स चल रहे हैं, जी. फर्स्ट मीटिंग में ये होता है इंट्रोडक्शन ऑफ मेंबर्स, और दूसरा होता है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज ओके. फॉर वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो हमने जो है पहली मीटिंग में जो है 35 एजेंडा आइटम्स हमने अप्रूव कराए हैं. ओह वंडरफुल. और हमारी मीटिंग जो है दिन को 3 बजे स्टार्ट हुई थी और रात को 8:30 बजे खत्म हुई थी. और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जितने भी जो मेंबर हैं इंस्टीट्यूट बॉडी के, दे आर वेरी डेडिकेटेड, वेरी लर्न, इंटरनेशनली जो है रिनोन्ड है वो. जी. और उन्होंने पूरा टाइम दिया है फिजिकली आके यहाँ पर. जो लोग नहीं आ पाए उन्होंने ऑनलाइन अटेंड किया था. तो उससे क्या हुआ कि हमें एक कमिंग जो टाइम है उसके लिए एक एजेंडा सेट कर दिया है कि जो फर्स्ट फेज़ है हमारी, फर्स्ट फेज़ जो है 750 बेड का है. लेकिन साइमल्टेनियसली आपने देखा होगा कि यूजुअली ट्रामा सेंटर का जो कंसेप्ट है एक्चुअली, ट्रामा सेंटर इज़ अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट एक्चुअली. तो आई हैव ऑलरेडी गॉट ए प्रपोजल अप्रूव्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामाटोलॉजी. इसका मतलब ट्रामा सेंटर तो है ही है, प्लस विल प्रमोट द रिसर्च इन ट्रामा केयर, प्लस हम स्किल डेवलपमेंट जो है इन ट्रामा केयर. सो ये सारे कंपोनेंट जो है हम उसमें लाना चाहते हैं. और उसके साथ ऑलरेडी वी आर ओपन फॉर एनी कोलैबोरेशन, एंड आई एम लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन विद इजराइल, बिकॉज इजराइल में जो है वो ट्रामा केयर बहुत एडवांस है, वो वेल डेवलप्ड एक्चुअली. सिमिलरली वी आर आल्सो लुकिंग फॉर एक्चुअली जर्मनी. लकली क्या हुआ कि मैंने हमारे जर्मनी में जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था कि आपको हम जर्मनी की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके साथ आपका टाई अप कराते हैं सो दैट आपका एक्सचेंज प्रोग्राम हो. हमारी फैकल्टी स्टूडेंट्स अगर वहाँ जाना चाहते हैं जर्मनी में या इजराइल में, फिर हम उनके जो है एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ बुलाएंगे वो ट्रामा सेंटर को डेवलप करने के लिए या इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामाटोलॉजी. सेकंड चीज़ जो मेरी टॉप प्रायोरिटी में है फॉर एस्टैब्लिशिंग ए स्किल डेवलपमेंट सेंटर. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक डॉक्टर जो हैं हमारी स्टेट में या किसी भी स्टेट में जब वो MBBS करके निकलते हैं, पोस्टिंग हो जाती है रूरल एरिया वगैरह में, तो 20-20 साल तक उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है. तो हमारा ये है कि मैंने जो है अभी हमारे गवर्नर साहब से भी हमने मीटिंग की है एक्चुअली कि जितने भी हमारी स्टेट के जो डॉक्टर्स होंगे, जो नर्सिस होंगे, जो पैरामेडिक्स होंगे, सबकी ट्रेनिंग जो है एम्स जो है विल टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. और हम स्टेट के साथ मिलके एक स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटी, और उसमें स्किल डेवलपमेंट में सिमिलरली हम टाई अप करेंगे जो हमारी कंट्री में या आउट ऑफ कंट्री जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर ये एक्सपर्टाइज मिलती है उनको हम साथ में लाएंगे, उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे ताकि एक कंट्री का सेंटर फॉर एक्सलेंस इन स्किल डेवलपमेंट वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. सिमिलरली मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि यहाँ से जो पेशेंट, क्योंकि मैं एम्स में 27 साल रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पेशेंट जो हैं या तो आई की प्रॉब्लम के लिए जाते हैं या फिर आर्थोपेडिक्स के लिए जाते हैं या कैंसर के लिए जाते हैं या कार्डिक प्रॉब्लम के लिए जाते हैं या न्यूरो सर्जरी या एनी सुपर स्पेशलिटी के लिए जाते हैं. तो मैंने देखा है कि वहाँ जाके एक तो पेशेंट होता है, साथ में 2-3 अटेंडेंट भी जाते हैं. रहने के लिए बड़ी मुश्किल होता है वहाँ पर. एम्स में जो है लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है एक्टिव वहाँ पर. तो मेरा फोकस जो एम्स जम्मू में ये रहेगा कि हम उन स्पेशलिटी को डेवलप करेंगे जिसके लिए पेशेंट यहाँ से बाहर जाते हैं ताकि उनको बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े. सिमिलरली जो है वो हमने यहाँ पर जो है वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट they have sanctioned about 1661 crore rupees for this institute of national importance. और उसके साथ साथ जो है हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो CPWD है, दैट इज़ वेरी क्रेडिबल एजेंसी आल्सो. हमारे जो कंट्रैक्टर्स हैं वो आलूवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनका भी क्रेडिबिलिटी अच्छी है जो सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं. और हम अभी से जो है एवरी 15 डेज जो है हम
कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं, मैं रिव्यू करता हूँ सारा प्रोग्रेस का। तो वैसे जो एज़ पर एग्रीमेंट है जो हमारा इनाग्रेशन के लिए या आप कह सकते हैं कमीशनिंग के लिए, वो सितंबर 2023 है जी। लेकिन जो हमने ये मॉनिटरिंग स्टार्ट किया है, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया इन द मंथ ऑफ मई, तो तब 500 लोग वहाँ काम कर रहे थे एक्चुअली। ओके। तो मैंने फर्स्ट ही मीटिंग में इनको बोला कि 500 का काम नहीं चलेगा, आप इसको जो है 1500 कीजिए एक्चुअली। ओके, ट्रिपल कर दिया इसको। ट्रिपल कर दिए एक्चुअली। और फिर वो जो है 24/7 उनका काम काम चल होना रहा है। चाहिए। सर, जैसे आपने अभी बताया कि ये सितंबर 2023 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट फुल्ली ऑपरेशनल मतलब हो जाएगा। नहीं, आई वांट टू शेयर दैट एक्चुअली। सो जैसे मैंने कहा मैन पर बढ़ाओ, अभी जो है फिर फर्दर मीटिंग की, तो अब आज की डेट में 2700 वर्कर्स आर वर्किंग 24/7। वंडरफुल। कभी आपको मौका मिलता है उस साइड में जाने के लिए, जरूर रात को भी कभी देखेंगे जी। कि काम हमारा 24/7 चल रहा है। अभी जो लास्ट मीटिंग मेरी हुई है, मैंने जो एमडी हैं आलूवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के, उनको दिल्ली से मैंने बुलाया यहाँ पर, जी। और उन्होंने उनकी बोला कि भाई 27 से काम नहीं चलेगा, आपको 4000 वर्कर्स जो हैं लगाने पड़ेंगे अच्छा। ताकि हम जो है वो सितंबर 2023 तक नहीं वेट नहीं करेंगे। अभी मैंने रिवाइज उनको जो टारगेट डेट दिया है फॉर कमीशनिंग ऑफ हॉस्पिटल, दैट इज ए दिसंबर 2022। अरे वंडरफुल। सो अगर 2-3 महीने ऊपर नीचे भी हो जाता है जी, तो जी। लेटेस्ट बाई सितंबर 2020 मार्च 2023 में ये हॉस्पिटल फुली कमीशन हो जाएगा। फुल्ली ऑपरेशनल। और हमारे एज ऑन टुडे 42 बिल्डिंग्स हैं जी, जी। जिनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, 42 टावर्स। सो ये साइमल्टेनियसली सारे टावर बन रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी, हॉस्पिटल भी, जिसमें सारी चीजें रिसर्च cover भी, है। आयुष ब्लॉक भी जो है, जी। ये सब जो है साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और हम फुल्ली हॉस्पिटल जो है फुली फंक्शन करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि हमने दिसंबर का डेट दिया उनको, जी, 2022, तो आई होप कि वी शुड बी एबल टू स्टिक टू दैट डेट एक्चुअली। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है, दैट इज़ ए डिजिटल इंडिया, जी। हम उसके साथ काम कर रहे हैं। और हमारा ये टारगेट है कि जब प्राइम मिनिस्टर हमारे एम्स को इनागुरेट करें, जी। कमीशन करें, तब जो है हमारा एम्स भी जो है डिजिटल एम्स होना चाहिए। ग्रेट। वी वांट एवरीथिंग शुड बी ऑनलाइन। उसके लिए हम 1 साल एडवांस से पहले से काम प्री करना प्लानिंग शुरू कर रहे हैं एक्चुअली वहाँ पर जी, एक्चुअली। जी। और दूसरा जो है जैसे अभी 750 बेड्स का है फर्स्ट फेज़ में, जी। इसको फिर जो है हम ले जाएंगे 1500 बेड्स सेकंड फेज़ में, और थर्ड फेज़ में ये 2100 बेड का प्रोविजन है। ग्रेजुअली ये होगा। ग्रेजुअली होगा। जी। आई एम लकी दैट टू शेयर दैट एक्चुअली जब इसका मास्टर प्लान बन रहा था तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मुझे नॉमिनेट किया था एज ए मेंबर ऑफ फॉर प्रिपेयरिंग द मास्टर प्लान, और उसमें आई हैव नॉट कम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। जैसे आपने ये पीछे देखा होगा कि कोविड में सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आती थी वो आईसीयू बेड्स की आती थी। बिल्कुल। तो मैंने तब जब मास्टर प्लान ये बना था 2018 में, तब जो है हमने 190 बेड्स, ओके। 190 बेड्स आउट ऑफ 750 बेड्स, सो जो है हमने ईयर मार्क किए हैं आईसीयू बेड्स के लिए। अच्छा। और इसके साथ साथ जो है वो एडिशनल हमने डे केयर फैसिलिटीज भी कैटर की हैं, एरिया फॉर डिजास्टर सिचुएशन भी किया हुआ है वहाँ पर। तो इट इज़ ए रफली अगर देखा जाए तो इट विल बी मोर देन 800 बेड्स जब हम फर्स्ट फेज़ में इसको कमीशन करेंगे। एक्सीलेंट। सर, अगर फैकल्टी की बात करें तो क्या जो कैंडिडेट्स आएंगे, डॉक्टर्स जो आएंगे, उनके लिए डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रहेगा या क्या प्रोसेस रहेगा? हाँ, अभी क्या है कि हमने 2 प्रोसेस स्टार्ट किए हुए हैं। एक तो हमारा रेगुलर फैकल्टी जो है 2 फेज़ में लेंगे, जी। जिसको हम बोलते हैं परमानेंट स्टाफ जो है, उसमें फैकल्टी हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। तो एक जो फर्स्ट फेज़ है वो हमारी फैकल्टी सिलेक्शन का वो अंडर प्रोसेस है, तो बाय नवंबर उसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। जी। उसके लिए यूजली 3-4 मंथ्स लग जाते हैं कि, लेकिन क्योंकि हमारे ऑलरेडी हमारे 50 स्टूडेंट्स जो हैं दे आर अंडरगोइंग टीचिंग एट एम्स ऋषिकेश, ओके। उनका फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर में। जी। तो हम उनको जो है दिसंबर में कि जब फर्स्ट प्रॉप कंप्लीट हो जाएगा तो उनको हम जम्मू में शिफ्ट कर रहे हैं। ओके। जो सेकंड बैच है वो हमारा नवंबर दिसंबर में आने वाला है, तो उसको भी हम सीधा डायरेक्टली जो है जम्मू में लेंगे। ओके। अब उनकी टीचिंग के लिए जो है हमें फैकल्टी चाहिए, तो हमने जो है एक कुछ फैकल्टी जो है सिलेक्टिव फैकल्टी अबाउट 51 पोजीशंस हैं,
जो हम जो है ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस ले रहे हैं, उसका इंटरव्यू जो है हमने शेड्यूल किया है 7 नवंबर से 12 नवंबर तक। ओके। और इसमें हम इमीडिएटली जो है वॉक इन इंटरव्यू लिया है और हमारी कमेटी होती है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है जी। वहाँ जो इंटरव्यू होता है उसका रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, ओके। 2 एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें, और प्लस और मिला के 7 to 8 मेंबर होते हैं सिलेक्शन कमेटी में। ओके। तो उसमें वो उसका ये है कि इमीडिएटली हम उनका जो है जो भी हमारे जो अप्रोप्रिएट फैकल्टी मिलेगी या तो उनको जो है आर्डर जो है साथ साथ में इशू करके तो इमीडिएटली ज्वाइन कराएंगे यहाँ पर। ओके। और दूसरा जो है हमें गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, JNK गवर्नमेंट ने, कि हम स्टूडेंट्स की जो क्लासेस हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज में हम कंडक्ट कर सकते हैं। ओके। ओके। उसके लिए हमें जम्मू से 2 चीज़ें चाहिए। एक तो जम्मू मेडिकल कॉलेज से, एक तो हमें लेक्चर हॉल चाहिए, दूसरा लेबॉर्ट्रीज चाहिए। एक हॉस्टल वगैरह जो है हम उसका एक प्राइवेट अरेंजमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पर। ओके। तो बाकी जो फैकल्टी जिनकी जो क्लासेस होंगी वो हमारी फैकल्टी जो है वही कंडक्ट करेंगे कि वहाँ पर। कि जैसे कुछ पेशेंट्स अपना ऑपरेट कराकर अगर कहीं दूर से आते हैं, जम्मू से बाहर, पंजाब, हिमाचल या कहीं से भी, तो उनके लिए बार बार आना जिस तरह से थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं उन पेशेंट्स के लिए? हाँ, उस पर जो है वो हमने जो है एक इंस्टीट्यूट बॉडी में हमने ये एजेंडा, वन ऑफ द एजेंडा आइटम था टू एस्टेब्लिश टेली मेडिसिन फैसिलिटी एंड टेली कंसल्टेशन। ओके। जैसे आपने देखा होगा कि इवन कोविड के टाइम पर टेली कंसल्टेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट्स ट्रू सर। और पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आ सकता है तो उसको हम गाइड कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे सपोज करो एक पेशेंट का ऑपरेशन हमारे एम्स में हुआ है जी। जैसे वो ले से आया है या डिफ़िकल्ट एरिया से आया है या क्या नाम है ये पुंछ हो गया या डोडा वगैरह हो गया, तो उनको जो है क्या नाम है आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर जो हैं जो भी हमारा फिक्स टाइम डेट एंड टाइम फिक्स होगा जी। हम उनको जो है टेली कंसल्टेशन के थ्रू उनको एडवाइस दे सकते हैं जी, जी। ताकि वो अननेसेसरली आना ना पड़े। दूसरा जो है आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो स्ट्रेस है ना कि नॉट ओनली इन पेशेंट्स लेकिन जो हॉस्पिटल में स्टाफ काम करता है ड्यूरिंग दिस डिजास्टर सिचुएशंस या कोविड सिचुएशन दे आर आल्सो अंडर स्ट्रेस। दैट्स ट्रू। तो उसके लिए इमीडिएटली जो है हम इंटरवेंशन चाहिए होती है। तो हम जो है एक 24/7 टेली कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे तो जी। ताकि जो है कोई भी पेशेंट जिसको कोई इशू है या कोई भी नॉर्मल पर्सन जो अंडर स्ट्रेस है दे कैन कंसल्ट एंड हैव द काउंसलिंग। वंडरफुल। और दूसरा जो है वो टेलीमेडिसिन का स्कोप इतना है कि अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या पेरिफेरी में एक्सरे अगर उन्होंने कराया है उनके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है एक्चुअली, जी। तो हमें वो उसकी पिक्चर भेज सकते हैं CT स्कैन की या MRI की। ओके। हमारे रेडियोलॉजिस्ट जो होंगे हमारे एम्स में बैठे हुए वो वहाँ से उनको एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। तो इसलिए जो है अगर किसी स्पेशलिटी की शॉर्टेज है तो हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो उनको थ्रू टेली कंसल्टेशन एंड यूज ऑफ टेली मेडिसिन हम उनको एडवाइस दे सकते हैं। सो वी आर थिंकिंग गोइंग अप टू दैट लेवल एक्टिव। वंडरफुल सर। सर जैसे हमें मालूम है कि इसके लिए लैंड 227 एकड़ सैंक्शन हुआ है, तो क्या इस लैंड पर एक जैसे पोर्शन हॉस्पिटल को दिया गया है, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होंगे जिन्हें फूड, गुड फूड, थोड़ा सा अम्यूजमेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपने रखी हैं? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली जो एम्स जम्मू है उसको हम एक टाउनशिप की तरह डेवलप कर रहे हैं एक्चुअली वहाँ पर। उसके जो 227 एकड़ है उसमें से 96 एकड़ जो है वो हॉस्पिटल ब्लॉक है। ओके। जिसमें आपका जो है इमरजेंसी हैं, वार्ड हैं, उसके बाद जो है एकेडमिक ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, आयुष ब्लॉक है, नाइट शेल्टर है। वो जैसे मैंने कहा कि नाइट शेल्टर जो है 262 रूम्स का है। जी। प्लस जो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ कैंपस। अगर आप कभी यहाँ से पठानकोट जाएं तो लेफ्ट साइड में नॉर्थ कैंपस है और राइट साइड में साउथ कैंपस है। साउथ कैंपस में हमारा रेजिडेंशियल एरिया है। तो वहाँ पर जो है हमने अपने स्टाफ के लिए जहाँ उनके रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, हर कैटेगरी के जो हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे या स्टाफ होगा उनके लिए वहाँ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है। इन एडिशन टू दैट वी हैव ए स्टेडियम, वी हैव ए बिग ऑडिटोरियम ऑफ 1000 कैपेसिटी। जी। हमारे वहाँ हेल्थ क्लब है, हमारे पास जिम की फैसिलिटी है, ओके। हमारे स्पोर्ट्स ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। हमारा एक गेस्ट हाउस है जिसमें 26 रूम्स हैं। और इसके साथ साथ जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो
दूसरी कंट्री हैं, इंटरनेशनल जो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे जब आएंगे, जी। उनके लिए एक ऑलरेडी हमने एक प्रपोजल स्टार्ट किया है फॉर मेकिंग ए इंटरनेशनल गेस्ट हाउस। ओके। और जैसा कि हमारा मैंडेट जो है वो दैट इज़ प्रमोटिंग रिसर्च, और उसके लिए जो है हम एक रिसर्च ब्लॉक का भी प्रपोजल जो है अभी स्टार्ट किया है एक्चुअली। ओके। तो मेरा ये कहना है कि हम 1-2 साल वेट नहीं करेंगे कि इन फैसिलिटीज़ के लिए, ये साइमल्टेनियसली प्रपोजल चलाएंगे, क्योंकि इसमें 1 साल टाइम लग जाता है। बिल्कुल। पहले आप प्रपोजल बनाए, मैं मैन पावर, इक्विपमेंट क्या चाहिए, स्पेस क्या चाहिए वगैरह, तो उसके लिए जो है हम चाहते हैं कि साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट से ये परमिशन ली जाए, सैंक्शन ली जाए, और उसका भी साथ में स्टार्ट करें एक्टिव। जी। दूसरा जो है वहाँ पर मैंने एक और अपने जो हमारे कंसल्टेंट हैं उनको ये बोला है कि आप हमारे जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, आप आईसीयू है या ओटी है, जी। उसके अंदर जो है वो सॉफ्ट म्यूज़िक का प्रोविज़न दिया जाए। अच्छा। जैसे रेजिडेंशियल एरिया में हमारा ना जो सॉफ्ट म्यूज़िक होगा लॉन्स वगैरह में, तो आई वांट कि जो हमारे जो स्टाफ वहाँ रहता होगा वो एक ये उनके लिए एक वेरी अट्रैक्टिव सूदिंग इन्वायरमेंट होगा। जी, जी, तो दे शुड कम आउट। जैसे हमने वहाँ पर जो है वो गेस्ट हाउस है या एम्फी थिएटर है, एम्फी थिएटर वगैरह बनाने का मतलब ये है कि और छोटा कोई फंक्शन करना है, किसी बच्चे का बर्थडे है या कुछ एनिवर्सरी वगैरह है, तो वो आके बाहर वहीं कैंपस में बना सकते हैं। वंडरफुल। और सिमिलरली जो है हमारा जो नाइट शेल्टर है उसके नीचे भी हमने प्रोविजन दिया हुआ है। जो हमारा ऑडिटोरियम है जिसकी कैपेसिटी 1000 है, जी। हम एक्चुअली प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर या दिसंबर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जॉइंटली विद IIM जम्मू, IIT जम्मू, जी। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओके। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जी। इन सब के साथ जो है मिलके एक मिलकर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी। फिर जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनको भी साथ में लाएंगे। हमारा ये है कि वी वांट टू प्रोजेक्ट JNK एज ए फोकस फॉर मेडिकल टूरिज्म। भाई लोग जो हैं वो मेडिकल टूरिज्म के लिए भी आ सकते हैं। दो एम्स का मैंडेट नहीं है मेडिकल जी, टूरिज्म, जी, that's लेकिन बाहर से भी लोग जो है ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। और इसी तरह जो है अगर हम स्टेट JNK को प्रोजेक्ट करेंगे, ले को प्रोजेक्ट करेंगे एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन, तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ ए वेरी गुड मीडियम। और हम फोकस करेंगे 30 से 40 कंट्री के पार्टिसिपेंट आएँ जी। और देखें, हमारे स्टेट को देखें, जो लोग ले जाना चाहते हैं वो ले जाएं। और इससे जो है ना लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई एक तो जम्मू का, हमारे एम्स जम्मू का प्रोजेक्शन होगा कि दिस इज सच ए वंडरफुल इंस्टीट्यूशन विच इज़ कमिंग अप। जी। और दूसरा जो है पीपल विल स्टार्ट कमिंग टू JNK फॉर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। मेडिकल टूरिज्म। एक्सीलेंट सर। सर जैसे आपने अभी बताया कि एम्स ऋषिकेश में अभी जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा उसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी। नहीं, वो एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी 50 स्टूडेंट्स लास्ट Classes जनवरी ले से रहे हैं। क्लासेस चल रही हैं। ओके, तो एम्स जम्मू के जो MBBS स्टूडेंट्स होंगे इनका क्या रहेगा? इनका डायरेक्टली यहाँ पर अच्छा, हम इनका जम्मू में ला रहे direct हैं। रहेगा, और जनवरी से जो हमारे 50 स्टूडेंट्स जिनकी ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी है और उनकी टीचिंग जो है एम्स ऋषिकेश में हो रही है, उनको भी हम शिफ्ट करेंगे जम्मू में। ओके, ओके। सो हमारे दोनों बैचेस जम्मू में जो है हम नेक्स्ट जनवरी से जो है उनकी क्लासेस यहीं रहेंगी एक्चुअली। वंडरफुल सर। माना जाए कि जम्मू से यहाँ तक डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, लगभग 25 किलोमीटर का एक अगर कोई पेशेंट है जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, प्रेग्नेंट वुमेन है, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जो ये मेट्रो रेल कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, क्या लगता है कि जब तक हॉस्पिटल कंप्लीट होगा ये साथ साथ रहेगा या इसके बाद चलेगा काम? हाँ, मैंने क्या किया कि आपको मालूम है कि जम्मू जो है दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए स्मार्ट सिटी आल्सो। जी, जी। और दूसरा क्या है कि जम्मू में जो है मेट्रो प्रोजेक्ट भी आ रहा है। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो आई हैव टेकन अप दिस इशू विद द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ JNK। मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है, जो कंसर्न सेक्रेटरी है उनसे भी बात की है, उनको लेटर भी लिखे हैं। इन द मीन टाइम आई हैव आल्सो टेकन अप दिस इशू विद श्री नितिन गडकरी साहब। उनको मैंने लेटर लिखा है कि दो चीज़ें मैंने कहा, एक तो मेट्रो कनेक्टिविटी के बारे में, जी। क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी जो है फर्स्ट फेज़ में जो है वो बाड़ी ब्राह्मणा तक आएगी और वहाँ से आगे 10 किलोमीटर है हमारा। तो वो भी मैंने कहा कि इसको एक्सटेंड किया जाए। नंबर 2, जो हमारा विजयपुर रेलवे स्टेशन है, अगर आप उसको देखें तो उसकी बड़ी पैथेटिक कंडीशन है। जी, जी। तो हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि इसको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि सब हमारी जो
रेल कनेक्टिविटी है उससे पेशेंट ज़्यादा आएंगे। हमारे जो पेशेंट जम्मू में आएंगे वो सिर्फ जम्मू से नहीं आएंगे या लेह से नहीं आएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग पेशेंट टू कम फ्रॉम पंजाब आल्सो, फ्रॉम हिमाचल आल्सो। जी। तो इसलिए जो है वो ये जो एम्स है ये सिर्फ जम्मू के नहीं बल्कि लेह लद्दाख, हिमाचल और पंजाब वहाँ से भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो ये एप्रीहेंशन है कि जब भी ये स्टार्ट होगा इमीडिएटली हमारी डेली जो पेशेंट अटेंडेंस है वो 4 से 5 हज़ार डेली होने लगी। ओके। और 4 से 5 हज़ार जब पेशेंट आएंगे उनके साथ 1 या 2 अटेंडेंट होते हैं तो 10 to 15,000 फुटफॉल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ओके, मतलब पर डे का जो फुटफॉल रहेगा। अब जब पेशेंट आता है वो उसके लिए कुछ हैंडीकैप भी होते हैं, कोई विजिबल चैलेंज भी होते हैं, उनके लिए भी मूवमेंट बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ये हमारा जो मेट्रो कनेक्टिविटी आ जाती है और रेल कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी है लेकिन ट्रेन जो है वहाँ पर रुकती नहीं है। जी, जी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पर स्टॉपेज वगैरह सभी ट्रेन का होना चाहिए ताकि पेशेंट का स्मूथ एंड सीमलेस जो है वो मूवमेंट हो विजयपुर में आने के लिए। जी। राइट सर, जैसे आपने अभी बताया कि पंजाब हिमाचल से डायरेक्ट फुटफॉल यहाँ पर हो सकता है जिसके पूरे चांसेस हैं। अब जम्मू से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो पेशेंट्स आएंगे उनके साथ अटेंडेंट्स होंगे, उनका रहने का जो अरेंजमेंट या किस तरह से आप लोग इनको मैनेज करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं फुटफॉल जो है वो पर डे का 10,000 तक होगा। हाँ, उसके लिए भी जो है हमने जो मास्टर प्लान बनाया हुआ है उसमें हमारा नाइट शेल्टर का अरेंजमेंट है जिसमें 264 रूम्स का है। ओके। और मैंने अभी जो है काफ़ी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ टू गेट द डोनेशन थ्रू द CSR। ओके। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डोनर्स भी हैं एक्चुअली, तो हमने ऑलरेडी जो है वो ये इशू जो है टेकअप किया है और आई एम श्योर एक्चुअली पीपल विल बी एबल टू डोनेट। वो जो डोनेशन आएगी थ्रू CSR दैट विल बी यूटिलाइज फॉर मेकिंग मोर गेस्ट हाउसेस, मोर नाइट शेल्टर्स, ताकि हमारे पेशेंट के जो अटेंड हैं उनके लिए एक डिग्निफाइड प्लेस मिले स्टे करने के लिए। आपने देखा होगा एम्स में आप गए होंगे दिल्ली में, वहाँ क्या है कि एक तो वहाँ पर रश बहुत है एक्टिव, हर पेशेंट के साथ 2-3 अटेंडेंट होते हैं, वो रोड साइड में लेटे होते हैं, रहने के बड़े वहाँ पर भी उन्होंने नाइट शेल्टर बनाए हुए हैं, लेकिन यह कि वो पूरे जितने पेशेंट या लोड है वो कैटर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अभी से जो है एक तो हमने ऑलरेडी कैटर किया हुआ है विच विल बी रेडी इन अनदर 3 to 4 months टाइम। ओके। और 1-2 और होने चाहिए। तो उसके लिए जैसे अभी एम्स दिल्ली में जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो इन्फोसिस वाले हैं उन्होंने 96 करोड़ रुपया स्पेंड करके 800 बेड्स का वहाँ पर नाइट शेल्टर वहाँ बनाया है एक्चुअली, जिसको आप गेस्ट हाउस कह सकते हो या आप विश्राम सदन बोल सकते हो। सिमिलरली जो है वो पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वालों ने हमारा जो ट्रामा सेंटर है दिल्ली में वहाँ पर भी उन्होंने एक जो है वो सराय कह सकते हो या धर्मशाला बनाई है उन्होंने। तो सिमिलर लाइन पर हमने अभी से स्टार्ट कर दी है ताकि हम लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि भाई हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां आप डोनेट करेंगे तो आपका पैसा जो है 100% यूटिलाइज होगा और अच्छे काम के लिए यूटिलाइज होगा। तो ये नाइट शेल्टर का मेरा माइंड में है कि भाई एक से काम नहीं चलेगा, अभी से हम 2-3 और नाइट शेल्टर बनाएंगे। जी सर, जैसे एम्स जम्मू का नाम सुनकर मुझे लगता है आम जनता के माइंड में बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे कि क्या एक आम आदमी इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगा, क्या ये एम्स जम्मू एक आम आदमी के लिए होगा या फिर वो पैसे ही इकट्ठा करता रह जाएगा? नहीं, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि एम्स का जो मैंडेट है उसमें हमारा वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है। हमारा होता है कि हाउ जो एक कॉमन पर्सन है जो है पुअर से पुअर पेशेंट जो हैं दे शुड हैव ए, उनको ये ना हो कि हम एम्स में जाके हमारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं था। हमारे एम्स में सिस्टम होता है, हमारे मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, हमारे सोशल गाइड्स होते हैं, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर होते हैं। उनका रोल होता है टू आइडेंटिफाई, वार्ड में रोड लेना, ओपीडी में देखना कि कोई भी पेशेंट है जो आप लगता है कि ये पुअर है या अफोर्ड नहीं कर सकता है, देन आवर हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर अबाउट दैट पेशेंट। सो इसके लिए जो है पेशेंट को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। हम अश्योर करेंगे, मैं एक तो सबसे टॉप प्रायोरिटी जो मैं करना चाहता हूँ जब भी हमारा हॉस्पिटल कमीशन होगा इमरजेंसी में 100% फ्री ट्रीटमेंट। अरे वंडरफुल। उसके बाद जब पेशेंट स्टेबल हो गया, ऑपरेशन हो गया, वार्ड में शिफ्ट हो गया,
हम मैक्सिमम मेडिसिन हम हॉस्पिटल से देंगे। मे भी कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं आती हैं, तो वो लास्ट रिजॉर्ट होगा कि ये मेडिसिन हम यहाँ से देंगे, बाकी आप बाजार से लेके आओ। लेकिन अगर वो पुअर है तो उसका एक सिस्टम है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो रिकमेंड करता है कि पेशेंट जो है पुअर है। मेडिकल सोशल वर्कर जो है वो वेरीफाई करते हैं कि जेन्युइनली पुअर है या नहीं है। हाँ, तो उसके बाद मेडिकल सुपर जो है कॉम्पिटेंट होता है उसको वेव ऑफ करने का। और दूसरा जो है वो उसको अरेंज करके मेडिसिन जो भी चाहिए उसको वो हम एम्स से देंगे वहाँ पर। अच्छा सर, इक्विपमेंट्स की बात करें तो कौन से ऐसे खास इक्विपमेंट्स एम्स जम्मू में होंगे जो अभी तक जम्मू के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं? हमारे जम्मू में लकली जो हमारे ना क्या बजट तो आपको पता है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा बजट दिया है, उसमें 257 करोड़ रुपीस तो सिर्फ इक्विपमेंट के लिए है। और उसमें जो है हमारे मोस्ट लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट इज़ अवेलेबल। चाहे वो आप सीटी की बात करें, एमआरआई की बात करें, पेट स्कैन की बात करें, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की बात करें। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ पर ऑटोमेटिक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का प्रोविज़न भी है। वंडरफुल। उसमें यह है कि जैसे हॉस्पिटल में वेस्ट होता है तो हमारे जो वर्कर्स हैं वो उठा के ले जाते हैं कि हमारे वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम बना है जिससे वेस्ट जो है ऑटोमेटिकली जहाँ कलेक्शन होगा वहाँ पर पहुँच जाएगा एक्चुअली वहाँ पर। सिमिलरली जैसे आपने देखा हॉस्पिटल में जाते हो वो जो हमारी लिनन होती है, ठीक है, वो जो है वार्डों से जो है वो ट्रॉलीज पर लेके जाते हैं, उसके लिए भी हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट फॉर लिलन वो भी हम लगा रहे हैं यहाँ पर। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि जितने भी 22 एम्स हैं हमारी कंट्री में, उसमें ऑटोमेटिक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। मटेरियल ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑल मेडिसिन ड्रग्स जो भी हॉस्पिटल में सप्लाईज होती हैं, चाहे वो ड्रग्स हैं, इक्विपमेंट हैं या जनरल स्टोर हैं, वो उस सिस्टम से जाएंगे वहाँ पर। ये किसी भी 22 एम्स में नहीं है। और नंबर 3 जो है हमारे ओटी में शूट सिस्टम होता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर हुआ, उसका जो लिनन है वो हमने भेजना है ना क्या लॉन्ड्री में या सीएसडी में भेजना है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ शूट के थ्रू है वो मूवमेंट करेगा एक्टिव। तो उससे क्या होता है, एक तो मैन पावर कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और एक और चीज़ है, हमने ऑटोमेटिक न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम लगाया है। जैसे आप हॉस्पिटल में ओपीडी में जाते हो, डॉक्टर कहते हैं कि आपका ब्लड सैंपल टेस्ट करना है, आप वहाँ सैंपल कलेक्शन में अपना ब्लड सैंपल दीजिए, वो ऑटोमेटिकली न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम से जहाँ पर भेजना है, जैसे लेबॉर्ट्री है वहाँ पहुँच जाएगा वो। और उसका टाइम फिक्स होगा कि विदिन 2 आवर्स, विदिन 4 आवर्स आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। नहीं तो रिपोर्ट लेने में 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं वहाँ पर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ऑटोमेशन ला सकें उसका क्या नाम लेबॉर्ट्री जो है, आजकल स्मार्ट लेबॉर्ट्री सॉल्यूशंस हैं जी, बिल्कुल। उसमें ये होता है कि ऑटोमेटिक होता है, आपको मैन पावर की ज़रूरत नहीं होता, टेक्नीशियन 1-2 की जरूरत पड़ती है, या डॉक्टर भी 1-2 से ऊपर जरूरत नहीं पड़ती है। एवरीथिंग इज़ डन ऑटोमेटिकली। तो वो भी हम मेरे माइंड में है कि जब ये एस्टेब्लिश होगा वील गो फॉर स्मार्ट लेबॉर्ट्री सॉल्यूशंस। वंडरफुल। ताकि आपको इमीडिएटली रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। जैसे आपने शुरू में ही कोलैबोरेशंस के बारे में बताया कि फॉरेन कंट्रीज के साथ भी कोलैब आपने किया है, जर्मनी, इजराइल, इस तरह से जिक्र कर रहे थे आप, तो क्या जम्मू में भी कोई कोलैबोरेशंस अभी तक हुई हैं? अगर हुई हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे हमें? हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, आपने पीछे न्यूज़ में भी देखा होगा। मैंने जब आया यहाँ पर तो मैंने कहा कि अकेले काम नहीं करना, मतलब आपने ऑब्जर्व किया हो कि जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन साइलो काम करते हैं, मींस अलग से काम करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो मैं आया, मैंने डायरेक्टर आईटी के साथ मिला, डायरेक्टर आईएम के साथ मिला, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन वालों के साथ मिला, उनके साथ मीटिंग की कि लेट्स जॉइन टुगेदर एक्चुअली। जब हम तीनों, और सिमिलरली क्या नाम है ये वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ भी मैं मिला उनसे, हमने कहा कि भाई हम सब मिलके काम करना चाहिए। आईआईटी की अपनी स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट वालों का मैनेजमेंट स्ट्रेंथ है, और हमारा जो है हॉस्पिटल में पेशेंट हैं, और मेडिकल कंपोनेंट इज़ वेरी स्ट्रांग। तो अगर ये तीनों मिल जाते हैं वी कैन ब्रिंग लॉट ऑफ इनोवेशंस, उसको हम बोलते हैं डिसरप्टिव इनोवेशंस। तो उसमें हमारा है कि एक तो फैकल्टी एक्सचेंज का है, फिर हम जॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। एक फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने अभी लॉन्च किया है, which was this program was launched by the
ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, जी। उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, गवर्नर साहब थे, उसके बाद जो है हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, इन सब ने मिल के जो हमारा प्रोग्राम लॉन्च किया वो है MBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये 2 साल का प्रोग्राम है एंड एंट्री विल बी थ्रू द कैट्स। और हमारा आइडिया ये है कि भाई आपने कोविड में सिचुएशन देखा होगा कि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट वाज बिग इशू, तो वी थॉट एक्चुअली देयर इज ए नीड फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। इनटेक कैपेसिटी अभी 30 है। जब हम देखेंगे उसका रिस्पांस है, उसका जो इनटेक कैपेसिटी है वो भी हम 60 ले जाएंगे जी। और हमारा ये है कि पूरी कंट्री में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हैं उनकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए, फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए एक भी, क्योंकि पार्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर से काम नहीं चलता है। राइट सर। सर मुझे लगता है कि जो लोग आज आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो डाउट्स थे उनके एम्स को लेकर वो ज़रूर क्लियर हो चुके होंगे। और एक बहुत बड़ा सवाल सर ने क्लियर कर दिया है कि एक आम आदमी जो सिर्फ सोच सकता है कि हाँ शायद मैं एम्स जम्मू ना जा सकूं, तो वो भी इन्होंने बहुत अच्छी क्लैरिटी दे दी है कि किस तरह से आईसीयू में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके इमरजेंसी में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके बाद एज पर नीड काम किया जाएगा और पूरी वेरिफिकेशन के बाद एम्स जम्मू की तरफ से पूरा सहयोग एक आम आदमी को भी दिया जाएगा। तो सर बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। अभी जाने से पहले जो आम जनता आपको देख रही है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता को ये देखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए उनको वेट करना पड़ेगा फॉर ए ईयर और सो जी। और मैं हाँ अनदर थिंग मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो पब्लिक के साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम कोशिश करें कि हमारी OPD जो है जी। वो मैं भी भाई अप्रैल मई 2022 में हम स्टार्ट कर पाएंगे। ओके वंडरफुल। सो हमारा हॉस्पिटल में तो टाइम लगेगा, बट जो है OPD हम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे जी। ताकि हम एक कंसल्टेशन स्टार्ट कर दें, एक प्रॉपर एडवाइस सबको मिल पाए क्या ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है, या और ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस कर दें। ये हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। मेरी फैकल्टी अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है जी। तो हम जल्दी से जल्दी पब्लिक के पास पहुंचना चाहते हैं और उनको अच्छी से अच्छी जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करेंगे जी। तो आई थिंक उससे भी बड़ा जो है एक रिलीफ जो है जनरल पब्लिक को जो है वो मिलेगा एक्टिव। और आई कैन एश्योर कि एक्चुअली वी विल गिव यू बेस्ट इंस्टीट्यूशन। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो हम भी पूरी उम्मीद करते हैं कि ये साल जो है जल्दी से बीत जाए और जम्मू वालों को एम्स जम्मू देखने को मिले, वहाँ ट्रीटमेंट करवा सके। बहुत सारे लोग जम्मू से बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए और कई बार बहुत क्रिटिकल कंडीशन में डॉक्टर्स का ये भी कहना होता है कि इतना सफ़र ये पेशेंट नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरह की दिक्कतों से अब हमें इजाज़त मिलने वाली, और कहते हैं कि अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है, तो ये जो थोड़ा सा वक्त लग रहा है मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होने वाला है आने वाला समय। तो आम पब्लिक से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, दूसरा इन्होंने बताया 2022 अप्रैल से OPDs जो है वो डिजिटली स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया का दौर है और हर चीज़ ऑनलाइन है। आज एक कॉमन मैन के पास भी कहीं ना कहीं एंड्रॉयड फ़ोन है, तो जो ये चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं डेफिनेटली आप करिए और अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए स्टेट टाइम्स।